गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन आज धारा के बेसिक की तैयारी करेंगे। धारा के बेसिक की तैयारी के क्रम में पहले हमें चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट यानी गति का मैकेनिज्म समझना पड़ेगा कि सर चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस तरह का होता है। इसको समझने के बाद फिर धारा का बेसिक एक दो टॉपिक में, ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, फिर आप उस धारा के जो बहने के कारण है वो समझ जाएंगे। क्लियर? तो सब धारा के बेसिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे चालक में आवेश या धारा प्रवाह यानी चार्ज फ्लो इन कंडक्टर। क्लियर? इसको समझने के लिए पहले मैं बड़े आकार में एक बेलनाकार चालक बना दूं, फिर मैं अपनी बात को आपको समझाऊंगा, है ना। ये सब मैंने धनायन बना दी। क्लियर? धनायन में इसलिए कह रहा हूं कि इनसे मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन इस धातु के अंदर ही भ्रमणशील होते हैं, है ना। तो मैंने इसलिए इनको धनायन कहा और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन लिखा दी। अब आ जाओ, मैं बात समझाता हूं, फिर इधर आएंगे वापस, है ना। धात्विक परमाणु में इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के होते हैं। बड़ा ध्यान से सुनो, स्लो है ना। नंबर 1 संबद्ध इलेक्ट्रॉन, इंग्लिश में कहें साहब इससे अपन, तो इंग्लिश में है बाउंड इलेक्ट्रॉन। एक तो ये है सब अभी क्लियर कर देंगे। नंबर 2 मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर, ये दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन धात्विक परमाणु में होते हैं। पहले संबद्ध इलेक्ट्रॉन की बात करें। वे इलेक्ट्रॉन जिन पर धात्विक परमाणुओं के नाभिक का प्रबल आकर्षण कार्यरत होता है, जो गति के लिए मुक्त नहीं होते हैं, जिनकी धारा चालन में कोई भूमिका नहीं होती, उन्हें संबद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। धात्विक परमाणु की आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन यही है। ठीक है सर, तो इनकी तो धारा चालन में कोई भूमिका नहीं है, तो इनके संदर्भ में हम चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है। अब नंबर 2 मुक्त इलेक्ट्रॉन। वे इलेक्ट्रॉन जो धात्विक परमाणु के बाह्यतम कोश में है, आउटर ऑर्बिट में है, जिन पर धात्विक परमाणु के नाभिक का दुर्बल या क्षीण आकर्षण कार्यरत है, उन इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्लियर है ना। धात्विक परमाणु में या धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, एल्यूमिनियम में 1 मीटर क्यूब में अगर आप देखें वॉल्यूम में, 1 मीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग 10⁻26 होती है। तो धातुओं में इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। पूरी बात ध्यान से सुनना। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में E बराबर 0, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में यह मुक्त इलेक्ट्रॉन मात्र ऊष्मीय ऊर्जा से अति तीव्र चाल अर्जित कर लेते हैं। ये चाल लगभग 10⁵ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये मैं क्लियर कह रहा हूं, अति तीव्र चाल, वेग नहीं, अति तीव्र चाल अर्जित कर लेते हैं। तो अभी देखना, वेग कहेंगे तो क्या लफड़ा पड़ेगा, है ना। और मैं भी इसको उदाहरण से भी क्लियर करूंगा। 10⁵ मीटर प्रति सेकंड चाल अर्जित कर लेते हैं। ये गति के दौरान अन्य इलेक्ट्रॉन से, धनायनों से टकराते हैं, लेकिन
इस टक्कर में इनकी चाल अपरिवर्तित रहती है, बस वेग की दिशा बदल जाती है। क्योंकि चाल अपरिवर्तित है तो गति ऊर्जा का संरक्षण है, गति ऊर्जा में कोई चेंज नहीं होगा, बस वेग की दिशा बदल जाती है। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन की यह टक्कर, जिसमें संवेग तो सभी टक्करों में संरक्षित रहता है, लेकिन यहां पर तो गति ऊर्जा भी संरक्षित है क्योंकि वेग की दिशा बदली है, चाल तो वही है ना। इस टक्कर को इलेक्ट्रॉन की प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। अब सब पहले इसको क्लियर कर लें। आप कहेंगे वेग की दिशा ही बदलती है, चाल नहीं बदलती, तो उसका रीजन है क्या इलेक्ट्रॉन को अभी इस समय जब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है किसी दिशा विशेष में जाना है क्या? नहीं, दिशा विशेष में जाने के लिए तो उसको कोई बाध्य कर ही नहीं रहा। जब दिशा विशेष में जाने के लिए उससे कोई बाध्य कर ही नहीं रहा तो जितना चलेगा तेज तो चलेगा, लेकिन किस दिशा में चलेगा यह आप निर्धारित नहीं कर सकते क्योंकि आप ऐसा करने के लिए उससे बाध्य कर ही नहीं रहे। अभी हमने कोई फोर्स लगाया ही नहीं है ना। तो स्वाभाविक है आप उसके टकराने की संभावनाओं को क्यों देख रहे हो? वो तो बस चलता है मुड़ जाता है, चलता है मुड़ जाता है। आप इसको अभी एक उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगा, पहले पूरी बात करें, है ना। तो सब ये अपनी दिशा भटकता रहता है, चाल इसकी अपरिवर्तित रहती है, वेग की दिशा बदलती जाती है। इससे संवेग के साथ साथ गति ऊर्जा सुरक्षित होने के कारण इलेक्ट्रॉन की टक्कर प्रत्यास्थ टक्कर है। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इस इलेक्ट्रॉन की धातु के अंदर स्थिति ठीक वैसी ही होती है जैसी गैस से भरे पात्र में गैस के अणु की होती है। गैस का अणु भी जिस तरह से पात्र में भ्रमण करता रहता है, किसी निश्चित दिशा में गति नहीं करता, वैसा का वैसा ही धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन भी किसी निश्चित दिशा में गमन नहीं करता है। उससे तुलना करते हुए धातु के इन मुक्त इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन गैस भी नाम दे रखा है। इनको इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं। जिस प्रकार पात्र में उपस्थित गैस के अणु किसी निश्चित दिशा में गमन करते हुए प्रतीत नहीं होते, ठीक उसी प्रकार चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित दिशा में गति करता हुआ प्रतीत नहीं होता है। अर्थात विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन के वेग का औसत 0 होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के वेग का औसत 0 होता है। यही कारण है कि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में धारा की उत्पत्ति संभव नहीं है। धारा उत्पन्न हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि धारा की परिभाषा में अपन ने बोला है आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं और औसत वेग क्या है? 0। अब आप इसको भी ध्यान रखें, ये चाल है, वो औसत वेग जो 0 है। अब मैं आपको इसको एक उदाहरण से समझाऊं। जैसे मान लीजिए हमने एक समतल सपाट बड़े से मैदान में आप 5 जनों को, 5 बच्चों को खड़ा कर दिया। आपको दिखा दे मैदान सपाट है, क्लियर। अब आप सभी बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधी गई है, क्लियर। अब उसी दिखाए गए मैदान में आपसे चलने के लिए कहा गया, तो यह तो निश्चित है कि हर बच्चा आराम से चलेगा क्योंकि उसे पता है कि मैं जिस मैदान पे चल रहा हूं समतल मैदान है और चलने वालों की संख्या 5 ही है, तो टकराने की संभावना भी बहुत कम है। तो बच्चा चलेगा, अगर उसको थोड़ा भी आभास होता है कि मैं टकराने वाला हूं तो मुड़ जाएगा।
लेकिन वो बिंदास होके चलेगा, है ना। इसका मतलब उसकी चाल तो शानदार है। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये 5 के 5 बच्चे जिनकी आंखों में पट्टी हमने बांध दी है, क्या ये पांचों के 5 बच्चे किसी एक दिशा में चलते हुए प्रतीत होंगे? नहीं। अगर कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर जाएगा, कोई उधर जा रहा है तो कोई इधर जाएगा, क्योंकि उनकी आंख पे पट्टी बंधी। तो उनकी चाल अगर देखें तो चाल महेश की देखें, चाल रमेश की देखें, चाहे चाल रानू की देखें, चाल लक्ष्मी की देखें, तो चाल तो शानदार है, चल तो सब रहे हैं। लेकिन इनका वेग देखें अगर चारों का, तो चारों किसी निश्चित दिशा में बढ़ते हुए प्रतीत नहीं होते। तो इनके वेग का औसत क्या होगा? 0। तो सर ये उदाहरण इस बात को समझाने के लिए पर्याप्त है कि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में क्रमागत टक्कर में इलेक्ट्रॉन की चाल तो शानदार होती है, लेकिन वो वहीं घूमता रहेगा, है ना, इधर उधर उधर उधर। मतलब उसके वेग का औसत टोटल अंत में क्या मिलेगा? लगभग 0 ही मिलेगा, नगण्य मिलेगा। वेग का औसत 0 है तो आवेश प्रवाह की दर यानी धारा 0 है। धारा की उत्पत्ति विद्युत क्षेत्र के बिना संभव नहीं है। अब सीन नंबर 2, ये सीन खत्म हो गया। अब हम विभवांतर आरोपित कर। अब देखो बच्चों, मैं बार बार 2-3 बार तो कहूंगा जब तक मुझे याद रहेगा। मैं 3 बातें एक जैसी विभवांतर आरोपित करना बोलूं, उसका मतलब भी बैटरी लगाना ही होता है। मैं चालक को ऊर्जा देना बोलूं, उसका मतलब भी बैटरी लगाना ही होता है। मैं विद्युत क्षेत्र आरोपित करना बोलूं, उसका मतलब भी बैटरी लगाना ही होता है ना। तो सब अब अपन ने विभवांतर आरोपित कर चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया। यहां पर अब कुछ बच्चों को अगर ध्यान रहा होगा तो उनके दिमाग में एक बात जरूर आएगी कि मैंने आपसे स्थिर विद्युत के समय कहा था कि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र 0 है, लेकिन अभी मैं क्या कह रहा हूं कि विभवांतर आरोपित कर चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया। तो सब स्थिर विद्युत की में तो आज भी मैं यही कहूंगा कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, वो स्थिर विद्युत की है, वहां आवेश स्थिर है। तो आज मैंने बात को बदला नहीं है, बात आज भी वही है कि अगर आवेश स्थिर है तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। लेकिन इस समय आप धारा विद्युत की पढ़ रहे हो, अगर चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है तो फिर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति नहीं कर सकते, और इलेक्ट्रॉन जब एक निश्चित दिशा में गति नहीं कर सकते तो फिर स्वाभाविक धारा की उत्पत्ति नहीं होती। जबकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को एक निश्चित दिशा में गति करने के लिए बल लगाकर बाध्य कर सकते हैं, और बल आप जानते हैं कौन सा लगाएंगे? विद्युत बल। और विद्युत बल किसके द्वारा लगाएंगे? विद्युत क्षेत्र के द्वारा। तो चालक के जब हम धारा विद्युत की पढ़ें तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र न होना अप्रासंगिक है। अब आप ये कह सकते हैं कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं है। अगर नहीं है तो फिर इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे सिरे की तरफ क्यों गति करेंगे या क्यों गति कर रहे हैं? तो धारा विद्युत की में चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होगा, तभी इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। अब इसको एक उदाहरण से भी समझ लें। जैसे मैंने कहा था, कार पर बिजली गिरने से कार के अंदर बैठा व्यक्ति सुरक्षित है। यह स्थिर विद्युत का उदाहरण है आज। लेकिन कार के बोनट पर सॉकेट से 2 तार लगा ले जाकर धारा प्रवाहित कर दो तो क्या अंदर बैठा आदमी सुरक्षित है? नहीं। अगर आपने बिजली के 2 तार ले जाकर कार के टच कर दिए तो अंदर बैठा आदमी मर जाएगा करंट लगने से। दूसरा उदाहरण धारा विद्युत की और पहला उदाहरण स्थिर। तो स्थिर विद्युत की में चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, धारा विद्युत की में विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता, बल्कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, तभी इलेक्ट्रॉन गति। चलो, तो विभवांतर आरोपित कर
जब चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र स्थापित करते हैं तो विद्युत बल के कारण, अब एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेते सामने, सबको ना पकड़े, इन सबको एक बार के लिए मध्य को एक हो जाए। अब विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन सदैव किधर गति करता है? विद्युत क्षेत्र के विरोध। या आप देख लो नेगेटिव किधर जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। अब बहुत ध्यान से समझना, अब इलेक्ट्रॉन त्वरित होता है, बल लगा रखा ना, इलेक्ट्रॉन त्वरित होता है, त्वरित होता है तो इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा अर्जित कर लेता है, त्वरित होने का मतलब यही। लेकिन अंदर रिक्त स्थान तो है ही नहीं, खाली स्थान तो है ही नहीं, धनायन से टकराता है, टकराते अपनी अर्जित गति ऊर्जा खो देता है। अर्जित गति ऊर्जा खो चुकने के बाद क्षण भर के लिए वह ऊष्मीय ऊर्जा से ही गति करेगा, जो ऊष्मा चालक के अंदर ऑलरेडी मौजूद होती है, ऊष्मीय ऊर्जा से ही गति करेगा। लेकिन आपने तो फोर्स अप्लाई कर ही रखा है, तो फोर्स वापस उसको क्या करेगा? त्वरित करेगा। लेकिन त्वरित कितना करेगा? फिर वो तो उसको जाना तो इधर ही है, लेकिन फिर किसी धनायन से वो टकरा जाएगा, टकराएगा। फिर टकराने के बाद जब वो गति ऊर्जा खो चुकता होता है तो क्षण भर के लिए उसकी गति अनियमित हो जाएगी, क्योंकि ऊर्जा एक बार के लिए तो खो चुका, तो एक बार के लिए तो प्रारंभिक वे उसको ऊष्मा ही देगी, तो क्षण भर के लिए तो उसका मोशन अनियमित होगा। लेकिन आपने विद्युत क्षेत्र लगा रखा है, विद्युत क्षेत्र तो किधर बल लगाएगा? इलेक्ट्रॉन धन की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन वापस थोड़ी देर बाद त्वरित होगा। अब सर यहां पर दो बातें बारीकी से, अपन डेप्थ लेके बैठे हैं तो फिर डेप्थ की बात करें। पहली बात तो यह है कि त्वरित होने के लिए उसको मुक्त पथ भी तो बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा। जैसे आप मान लीजिए मोटरसाइकिल चलाते हैं, अगर ये 100 मीटर लंबे रोड पर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, एक बैरियर स्टार्ट में लगा दें, एक 50 मीटर पे लगा दें और एक 100 मीटर पर लगा दें, स्वाभाविक है आप अच्छी स्पीड पकड़ लेंगे, क्योंकि दूसरा बैरियर आपको स्टार्ट के बाद 50 मीटर पर मिलेगा, फिर तीसरा बैरियर आपको वापस 50 मीटर यानी 100 मीटर पे मिलेगा। तो आपको उस 50 मीटर के दौरान गाड़ी को त्वरित करने का समय मिल गया। क्लियर? अब दूसरा सीन देखो कि यदि मैं इस 100 मीटर के रोड में हर 2 मीटर में बैरियर लगा दूं, तो हर 2 मीटर में बैरियर लगाते ही आप गाड़ी स्पीड पकड़ ही नहीं पाएगी, क्योंकि स्पीड पकड़ेगी बैरियर आ जाएगा, फिर स्पीड पकड़ेगी बैरियर आ जाएगा, फिर स्पीड पकड़ेगी बैरियर आ जाएगा। एग्जैक्टली एक बात तो यहां पर ये हो रही है कि आप त्वरित कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी भी काइनेटिक एनर्जी अर्जित करता है लेकिन वापस टकरा कर खो देता है। तो पहली बात तो ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन के अब मोशन दो है, एक तो उसका सरकना, इसको कहते हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब अपवहन है ना। एक टकराते ही उसका क्षण भर के लिए रैंडम मोशन, अनियमित है ना, इसको रैंडम यानी हिंदी में अनियमित। तो सब विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करता है, सरकता भी है, ड्रिफ्ट भी होता है, और टकराने के बाद गति ऊर्जा खोने के कारण क्षण भर के लिए उसकी गति अनियमित हो जाती है। यहां यह बात क्लियर समझ रहे हो आप कि गतिज ऊर्जा खोने के कारण तो ऐसी टक्कर जिसमें संवेग संरक्षित हो लेकिन गति ऊर्जा संरक्षित नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यास्थ टक्कर। तो इलेक्ट्रॉन की ये टक्कर कौन सी टक्कर है? इनएलास्टिक। इनएलास्टिक। जबकि पहले कौन सी टक्कर थी?
अल्लाह के। तो टक्कर के प्रकार में फर्क आ गया है ना। इलेक्ट्रॉन की गति आप देख ही रहे हो। इस समय इलेक्ट्रॉन के वेग का औसत शून्य नहीं हो सकता, बहुत कम होता, बहुत कम। 10⁻³ से 10⁻⁵ मीटर प्रति सेकंड, बहुत कम। लेकिन जीरो तो नहीं हो सकता, क्योंकि डेफिनेटली अब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो पॉजिटिव की तरफ ही। हाँ ये जरूर है बार बार, क्योंकि एक तो उसको लंबाइयां ज्यादा नहीं मिल पा रही, बड़ी लंबाइयां उसको चलने के लिए नहीं मिल पाएंगी, छोटी छोटी लंबाइयां मिल रही तो वो बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी अर्न नहीं कर पाता। जैसे मैंने भी आपको 1-1 मीटर पे दिखाया, 2-2 मीटर पे बैरियर का उदाहरण दिखाया है ना। तो स्पीड तो आप तेज नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन एक से दूसरे सिरे की तरफ तो जाओगे ही। जैसे पहले आपके 3 ही बैरियर लगा रखे थे तो पहले बहुत तेज स्पीड में जाते हैं, और अब भी जाओगे तो सही, पर अब स्पीड कम होगी, क्योंकि हर 2-2 मीटर पे क्या हो गया, बैरियर। तो सब इसकी चाल या इसका वेग शून्य नहीं होगा। अब इसका औसत वेग 10⁻³ या 10⁻⁵ मीटर प्रति सेकंड होता है। इस सिचुएशन को आप समझो। ये पहले तो इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहा है, ये दो गति किस टाइप की हो रही है, और वेग स्लो कैसे। इसको समझने के लिए अपने पास 2 तरह के उदाहरण हैं। अपन वापस उन्हीं 5 बच्चों को उठा लेते हैं। अब इनको किसी टीले पे ऊंचाई पे ले जाते हैं, जहां पर भ्रमण करने की स्वतंत्रता कम है, स्थान कम है। अब इन बच्चों को वो स्थान दिखाकर और दिखा दो भाई तुम कितनी हाइट पर हो, है ना, एक टीले पर ऊंचाई पर। अब इनके आंख पर पट्टी बांध दो, तो डेफिनेटली जब ये बच्चे समतल पर चल रहे थे विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, तो ये तेज चल रहे थे। लेकिन अब ये बच्चे जानते हैं कि हम सीमित स्थान पर खड़े हैं, तो ये तेज नहीं चलेंगे, ये स्लो चलेंगे। और ये सब चाहेंगे कि हम धीरे धीरे किधर चले जाएं, टीले के नीचे। तो ये टीले के नीचे की तरफ पग पग धीरे धीरे पैर पैर रखते रखते गमन करेंगे, बैलेंस बना के। अब ये समूह नीचे आता तो प्रतीत होगा, पर बहुत धीरे, क्योंकि इनको हर पैर सावधानी से रखना है ना। या एक उदाहरण ऐसा है, हेवी ड्रिंकर। हेवी ड्रिंकर में दोनों मोशन आ जाएंगे। जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली, अब उसकी स्थिति को देखो, और विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के बाद इलेक्ट्रॉन की स्थिति को देखो, दोनों सेम है। बस आप यहां से इस ड्रिफ्ट को समझ सकते हो और इस रैंडम को समझ सकते हो। अब वह ड्रिंक करने वाला आदमी रोज अपने घर जाता ही है, पर जब उसने ड्रिंक नहीं की होती है तो वो 10-15 मिनट में अपने घर पहुंच जाता है। आज उस व्यक्ति ने बहुत अधिक ड्रिंक कर ली। अब क्या सिचुएशन होगी, उसको अज्यूम करो आप। घर तो जाएगा, पर की हुई ड्रिंक उसको उसके रास्ते से भटकाती, रैंडम मोशन है। लेकिन ये जरूर है कि उसे बार बार ये भी ध्यान रहता है कि मेरे घर की तरफ बढ़ भी रहा हूं या नहीं। मान लीजिए जैसे वो दारू के नशे में किसी गलत गली में घुस गया, रैंडम गली में चलते चलते कुछ समय बाद उसे ध्यान आएगा कि मैं गलत चल रहा हूं, तो फिर वहां से वो सही रास्ता पकड़ेगा। ड्रिफ्ट, सरकना, घर की तरफ सरका है, लेकिन उसके दिमाग में चढ़ा हुआ नशा उसे बार बार कभी गिरा देता है, कभी बिठा देता है। तो उसके बाद दोनों मोशन है, रैंडम भी है और ड्रिफ्ट भी है। वो भले धीरे ही सही,
भले ही नाले में गिर के, चाहे पड़ के, चाहे गलियों में घुस के, चाहे कैसे भी, बढ़ तो वह घर की तरफ ही रहा है। हाँ ये जरूर है, होश वाश में 10 मिनट में पहुंच जाता होगा, और अब वो 2 घंटे भी लगा सकता है। तो सब सरक रहा है, लेकिन ऐसी अपेक्षा मत करो कि उसकी चाल बहुत अधिक। पहले आप जो कहते थे उस समय वेग तो औसत तो 0 था, बस ये समतल में दौड़ सकते हो आप, निश्चित दिशा में तो नहीं चलोगे ना। लेकिन अब तो आप निश्चित दिशा में चलोगे, क्योंकि बल आपको, विद्युत बल आपको धन की तरफ लाने के लिए बातें, ये प्रक्रिया चलती रहती है ना। और इलेक्ट्रॉन कभी न कभी एक से दूसरे सिरे की ओर गमन करता, आवेश के इस प्रभाव से ही विद्युत क्षेत्र लगने के बाद धारा की उत्पत्ति होती है ना। तो ये सब 2 इलेक्ट्रॉन की कहानी और चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का मैकेनिज्म, क्या सिचुएशन है, ताकि धारा को बहुत बारीकी से समझ सके ना। कुछ छोटी छोटी बातें इसी से डेफिनेशन के रूप में निकालेंगे अपन। एक तो निकालेंगे, ये सब काम आएंगे अपने ना, माध्य मुक्त पथ है ना। मेरा ख्याल है इसमें 11 में भी ऐसी कोई चीज होगी, नहीं होगी तो पढ़ाई रहा हूं मैं ना। यानी मीन फ्री पाथ, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब माध्य लगा दिया तो फिर स्वाभाविक है कई टक्करें बोलनी पड़ेंगी। जैसे मुक्त पथ तो अपन कहते हैं 2 क्रमागत टक्करों में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी, इसको कहते हैं मुक्त पथ। अब क्योंकि आपने माध्य लगा दिया, तो माध्य लगाने का मतलब ये हुआ कि फिर मैं एक टक्कर की बात न करूं, तो मैं कहूं 2 क्रमागत टक्करों में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी के औसत को माध्य मुक्त पथ लैम्डा कहते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन अनेक टक्करें करता है ना। अब उनके बीच का मुक्त पथ छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अभी जैसे 1 टक्कर, ये 2 टक्कर, ये 3 टक्कर, ये 4 टक्कर, इसमें तय की गई दूरी 5 सेंटीमीटर, इसमें तय की गई 2 सेंटीमीटर, इसमें तय की गई दूरी 6 सेंटीमीटर, इसमें तय की गई दूरी 7 सेंटीमीटर। तो सब टक्करों में तय किया गया कुल पथ कितना हुआ? 5 2 7 6 13, 13 7 20 सेंटीमीटर। और टक्करें कितनी हुई? 1 2 3 4, तो माध्यम मुक्त पथ कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन सिंपल है। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा या मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा 2 क्रमागत टक्करों के मध्य तय की गई दूरी के औसत को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। यानी सीधी सी बात है कि ये चीज जिसको हम पढ़ रहे हैं वो एक टक्कर से डिसाइड नहीं होगी, उसके लिए अनेक टक्करों को जहन में रखते हुए चलना पड़ेगा, दिमाग में रखते हुए। ठीक है, क्लियर हो गया? एक और बात है ना, ये भी अपने काम आएगी। विश्रांति काल, हिंदी के शब्द थोड़ा टाइट है ना। विश्रांति काल या माध्य संघट काल, इंग्लिश में कंफर्टेबल है, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन है ना, रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन। ठीक है सर, इसको टो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो समझ ही गया। अब दूसरे माध्य संगत काल, काल का मतलब समय होता है ना। तो अपन माध्य संगत काल करें तो समय की बात कर रहे हैं ना। इसमें भी माध्य तो अनेक टक्कर लेनी पड़ेगी। तो साहब चालक के अंदर या धातु के अंदर, या सिंपल कह दो धातु अंदर कहने की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रॉन द्वारा मुक्त पथ
तय करने में लगे समय के औसत को, जैसे इसमें कितना समय, इसमें कितना कितना, इसमें कितना, इसमें कितना, चारों का समय जोड़ के 4 टक्करों का भाग दे दो तो क्या जाएगा, माध्य संगत का। तो सब क्रमागत टक्करों में तय की गई दूरी में लगे समय के औसत को माध्य संगत काल टो कहते हैं। ये टो की बात होगी, है ना। अब टो के बारे में 2 बातें ध्यान रखना आप। टो पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर ही निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए चांदी है, सोना है, लोहा है, तांबा है, इन सबके अंदर इनकी सबकी डेंसिटी अलग अलग है, तो इनके एटम और मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस अलग अलग होगी। जब बीच की डिस्टेंस अलग होगी तो ट्रेवलिंग टाइम भी अलग अलग होगा। तो सब पहली बात तो माध्य संगत काल टो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग। नंबर 2 ताप पर निर्भर करता है। बस ये इसके बारे में विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि ये जाके बेसिक में इन्वॉल्व होगा, और जैसे ही बेसिक में इन्वॉल्व होगा तो फिर अपने को चक्कर पड़ेगा, इससे पहले से समझ। तो टो पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है ना। अब सब टो को मैथमेटिकल शेप भी दे सकते हैं, ये तो बता दो ना, मैथमेटिकल शेप भी दे दे इसको। यदि इलेक्ट्रॉन का वर्ग माध्य मूल वेग, उसमें सब काउंट कर ली दोनों, है ना, VRMS हो, तो काल यानी समय, समय बराबर दूरी बटा वेग, है ना। ओपन के ही रहे, दूरी तो माध्य मुक्त पथ, और इलेक्ट्रॉन का वर्ग माध्य मूल वेग VRMS, क्लियर। तो सब तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VRMS। अब आप समझ गए होंगे, टेम्परेचर का इंपैक्ट दिखाई दिया। टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन के वेग की तीव्रता बढ़ेगी, इंटेंसिटी ऑफ वेलोसिटी बढ़ेगी, और इंटेंसिटी ऑफ वेलोसिटी बढ़ेगी तो टो घटेगा, मतलब टो टेम्परेचर से अफेक्टेड है। ये तो साहब अपन ने एक मैकेनिज्म समझ ली जो आपके सामने है। अब बस एक टॉपिक और के बाद, जो अपन बेसिक फॉर्म ऑफ करंट, अपन जिस शेप को ढूंढना चाह रहे हैं करंट की, वो बेसिक फॉर्म से आपको रूबरू करा देंगे। उसके लिए अब अपने को बस एक टॉपिक और ये लेना है ना, फिर उसके बाद अपन आगे मैच कर ले, है ना। तो सब अब अपन पढ़े अपवहन या अनुगमन वेग, इसको VD कहते हैं, क्योंकि ये जो अपन लिख रहे हैं ये कहलाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। सारी तैयारी कर ली अपन ने, अब इसलिए कोई ज्यादा चक्कर है ही नहीं, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के बाद, तो सब विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के बाद, है ना, इलेक्ट्रॉन के अपवहन व अनियमित गति के वेग के औसत को अपवहन वेग कहते हैं। यानी सीधी सी बात है, अपवहन वेग में 1-2 टक्करों से काम नहीं चलेगा, औसत चाहिए, अधिक टक्करें कंसीडर करनी पड़ेगी। परिभाषा दोबारा सुन लो, विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉन की अपवहन तथा अनियमित गति के वेग के औसत को अपवहन वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। ये बहुत अल्प होता है, इसका कारण अपन स्पष्ट कर चुके हैं ना सब। अब कैलकुलेशन, बस अब दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन, है ना। चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र E आरोपित करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन का त्वरण, मुक्त इलेक्ट्रॉन का त्वरण तो A बराबर F/m
स्मॉल m इलेक्ट्रॉन का वेग हो गया, F बराबर QE अपॉन m। या क्योंकि अपन जानते हैं अपन किसकी बात कर रहे हैं, धातु की, तो धातु में तो क्लियर है Q कौन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो Q बराबर -C। इसलिए A इज इक्वल टू -E कैपिटल E अपॉन M। साफ दिख रहा है? वेक्टर में देखें, इलेक्ट्रॉन का त्वरण विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध होता है। आप देखिए, इलेक्ट्रॉन का त्वरण विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध होता है, माइनस साइन है ना। अब सब यदि इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग अनियमित होता है ज्यादा ना, यू हो, ऊष्मीय वेग यू हो, तो दो क्रमागत टक्करों के मध्य किसी क्षण t पर ऊष्मीय वेग u है, तो दो क्रमागत टक्करों में किसी क्षण स्मॉल t पर इलेक्ट्रॉन का वेग न्यूटन के प्रथम समीकरण से कितना, v बराबर u प्लस a t। यह गया सब क्लियर। ये आपने एक इलेक्ट्रॉन के बारे में वेग की बात कर दी कि दो क्रमागत टक्करों के मध्य किसी क्षण t पर इलेक्ट्रॉन का वेग निकाल दी। लेकिन आपको क्या बता रहा, डेफिनेशन के लिए एक टक्कर से काम नहीं चलेगा। यहां पर आपको मैं एक सजेशन देता हूं, या तो अनेक इलेक्ट्रॉन की एक टक्कर का औसत लें, या एक इलेक्ट्रॉन की अनेक टक्कर का औसत लें। दोनों को ही क्या कहते हैं, अनुपात। लेना तो औसत पड़ेगा, तो या तो अनेक इलेक्ट्रॉन की एक टक्कर का औसत ले लो, या एक इलेक्ट्रॉन की अनेक टक्कर का औसत ले लो, बात एक ही है। तो सब एक इलेक्ट्रॉन की अनेक टक्करों का औसत, एक इलेक्ट्रॉन की अनेक टक्करों का औसत, ये मैंने साहब ऐसे दिखा दिया तो आप तो समझ ही होंगे। त्वरण तो नहीं है तो उसको बाहर निकाल दो, ये ऐसे दिखा दिया, ठीक है। अब सब क्योंकि विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, ये सदिश लो, ठीक है ना, क्योंकि विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉन की जो दो गति होती है उनके वेग का औसत, इसी को क्या कहते हैं, अपव्यय वेग। तो परिभाषा के अनुसार ये तो क्या हुआ, वीडी होना ही चाहिए, क्योंकि परिभाषा डेफिनेशन ये दी कि इलेक्ट्रॉन की विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉन की अपवन व अनियमित गति के वेग के औसत को अपवन वेग कहते। तो अपन ने एक इलेक्ट्रॉन की अनेक टक्करों के वेग का औसत क्यों लिया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की अनेक टक्करों के वेग का औसत ही, ठीक है। इसके बारे में बोलो सब, ये क्या था, ऊष्मीय ऊर्जा का वेग अनियमित होता है और अनियमित वेग का औसत सदैव क्या होता है, 0। जब कोई निश्चित दिशा में इलेक्ट्रॉन गतिशील नहीं है तो उस वेग का औसत सदैव 0 होगा। तो ऊष्मीय ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करता है और अनियमित गति करता है तो उसके वेग का औसत 0 होगा। तथा समझ रहे ना, ये क्या है, अनेक टक्करों में लगे समय का औसत, इससे क्या कहते हैं, अभी पढ़ा था ना मैंने, इससे कहते हैं विश्रांति काल, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, ठीक है ना। तो रख दें इसमें बाई इक्वेशन 3, तो बाई इक्वेशन 3, ठीक है। ये तो हो गया वीडी, ये तो 0, ए का मान 1 से रख दे, ए का मान कितना रखूं, यहां से रख दूं, ए का मान रख दिया मैंने तो माइनस यहां लगा ही दूं, है ना। यह एक बार तो इसे लिख देता हूं, ये ए और ये टो, टी की जगह टो रख दिया।
अब बाई है ना, ताकि क्या है बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब ये वीडी जीरो का तो कोई मतलब, ए का मान कहां से हो तुम, कितना माइनस ई अपॉन एम इंटू टू। वेक्टर फॉर्म तो अपने कोई काम आएगी नहीं। वैसे देखो फिर क्या कह रहा है, अपवन वेग इलेक्ट्रॉन की, सॉरी अपवन वेग विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध होता है। अभी वही बात आ रही है, विद्युत क्षेत्र इधर है तो इलेक्ट्रॉन कितना तरफ प्रवाहित होगा, इधर की तरफ, ये सामने आ रही है। अपन इसका परिमाण लिख देते हैं, वी डी ई अपॉन एम इंटू टू। ये सब ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ठीक है, इसको पूछ रखा है। छोटा सा डेरिवेशन है आपके सामने, जो देख ले। आप इसको और छोटा कर सकते थे, मैंने तो थोड़ा सा उसको डिटेल में समझाने की वजह से लेंथी कर दिया ना सर, क्योंकि मेरे को ये सब। अब अभी मैं क्या है, वीडी के संदर्भ में कोई कमेंट्स नहीं करूंगा, क्योंकि अभी ये करंट से कनेक्ट नहीं हुआ। जैसे इसको अपन करंट से कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे, तो उसके बाद फिर मैं आपको वीडी का प्रभाव समझा सकता हूं। अब ऐसे समझ लीजिए जैसे रेल के डब्बे और इंजन। अब जब इंजन नहीं है तो डब्बों के बारे में क्या व्याख्या करना है, डब्बे कहां जाएंगे, तो वैसी दशा इसकी है। अभी मैं इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि इसको कभी करंट से कनेक्ट नहीं किया। तो जब तक डब्बे इंजन से नहीं जुड़े तब तक ये पता नहीं कि डब्बे कहां जाएंगे, है ना। तो ऐसे अभी इसके संदर्भ में बोलना रोको। ये जब धारा से मैं जोड़ूंगा, इसको धारा से जोड़ते हैं बोलूं, बस ये ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तक जो अपन ने पढ़ा, इस चैप्टर को शुरू किया, ये पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी तक शुरुआत जो चैप्टर किया, इस चैप्टर की शुरुआत में ये पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, इससे एक छोटी सी बात मैं आपको अभी निकाल के दिखा देता हूं। बाकी मोबिलिटी है ना, मोबिलिटी, इसको म्यू से दर्शाते। अब देखो इस जो इक्वेशन 4 में देखो, 3 तो याद रख, ये तो ध्यान रखने की जरूरत नहीं, ये ध्यान रख, इसको याद रख। इलेक्ट्रॉन प्रवेश और द्रव्यमान, तो दो चीजें तो कांस्टेंट है, पदार्थ भी कांस्टेंट ही चल रहा है। तो यदि ताप टेम्परेचर नियत हो तो क्या हो जाएगा, नियत, क्योंकि तो दो ही बातों पे डिपेंड करता है, ताप पर और पदार्थ की प्रकृति पर। तो पदार्थ तो अपने शुरू से स्थिर कर ही लिया। टेम्परेचर मैंने अभी कह दिया, आपके सामने लिख दिया, ताप नियत हो तो बराबर नहीं, ई और एम कांस्टेंट है ही सही। तो सब 4 से वीडी इज प्रोपोर्शनल टू ई, ये हुआ, क्योंकि दो कांस्टेंट थे ही सही, एक आपने टेम्परेचर करके कांस्टेंट कर दिया, तो वीडी प्रोपोर्शनल टू ई। यानी वीडी इज इक्वल टू म्यू ई। तो यहां म्यू समानुपातिक स्थिरांक है, जिससे आवेशवाहक, या धातु में तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन, धातु में आवेशवाहक कौन होता है, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं, है ना। धातु में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, और ऐसे जनरल बोलो तो आवेशवाहक की गतिशीलता। म्यू को यहां से निकाल दो 5 से। अब एक चीज दिखा देता हूं मैं आपको, म्यू बराबर वीडी अपॉन ई, है ना, सॉरी, हाँ ठीक है, म्यू बराबर वीडी अपॉन ई। यानी नियत ताप पर इलेक्ट्रॉन के अपवन वेग तथा धातु के अंदर विद्युत क्षेत्र का अनुपात नियत होता है, जिसे आवेशवाहक की गतिशीलता कहते हैं। मात्रक चाहे तो यहां से निकाल लें, ये मीटर प्रति सेकंड और ये वोल्ट प्रति मीटर। तो कहने का मतलब मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड, ये म्यू की यूनिट होगी, मात्रक हो गया, है ना। तो अब यहां से एक चीज आपको दिखाता हूं मैं, डेफिनेशन विषय बताई दी। आवेशवाहक की गतिशीलता है, अलग अलग पदार्थों में आवेशवाहक अलग अलग है। अगर अपन आप धातु पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता। अब अंदर विद्युत क्षेत्र कह ही सकते हो, समझा ही चुका हूं मैं। तो सब नियत ताप पर इलेक्ट्रॉन के अपवन वेग व चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का अनुपात नियत होता है, जिससे आवेशवाहक की गतिशीलता कहते हैं। अब ये देखो चार्ज से, यहां से एक चीज देखना, वी डी अपॉन ई,
Vd अपॉन ई, Vd अपॉन ई लिखूं तो क्या आएगा ये E2 अपॉन m, Vd अपॉन ई बराबर E2 अपॉन m, इसलिए म्यू बराबर Vd अपॉन ई यानी E2 अपॉन m। अब यहां एक चीज देखो, और कभी जवाब देना पड़े तो देना, यानी गतिशीलता आवेशवाहक के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यही कारण है कि सब अर्धचालक, द्रव और गैस, इन सबके पास दो दो आवेशवाहक हैं। चालक के पास तो एक ही है, और धातु फिर भी अच्छा चालक है क्योंकि उस पर मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेशवाहक का कार्य करता है, उसका द्रव्यमान बहुत कम है, और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी गतिशीलता अधिक होगी। तो सब द्रव, अर्धचालक, गैस के पास दो दो आवेशवाहक हैं, जबकि धातु के पास तो एक ही आवेशवाहक है। फिर भी धातु अच्छा चालक क्यों है? क्योंकि उसके पास जो आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान बहुत कम है, और द्रव्यमान बहुत कम है तो गतिशीलता। थैंक यू वेरी मच।